Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher, and we will discuss some problem related with capacitance. तो यहाँ पर मैंने लेक्चर 1 में भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। जो भी स्टूडेंट्स ये मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 1 को देखिए पहले, उसके बाद आप लेक्चर 2 पे आइए, तब आपको यहाँ पर बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन यहां पे लिया गया है, यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देयर आर 7 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी। सभी की कैपेसिटेंस कितनी है? सी है, और हमें ए और बी के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो इनका नामकरण संस्कार कर लिए आप पहले, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अब आप देखिए यहां पर C1, C2 सीरीज में नहीं है, उनके बीच से एक ब्रांच आउट हो रही है। C2, C3 भी सीरीज में नहीं है क्योंकि उनके बीच से भी एक ब्रांच आउट हो रही है। ना ही C3, C4 है, ये लॉजिक लगाओगे, ना ही C4, C5 है। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा? सबसे पहले इसको देखने का तरीका आप इलेक्ट्रिकली से देखिए। इलेक्ट्रिकली कैसे देखेंगे? हमने 2 पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लिए, P और ये Q। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या करने जा रहे हैं। ये Q है पॉइंट और ये P है। तो P और Q के बीच, P और Q के बीच कौन सा कैपेसिटर है? P और Q के बीच अगर आप देखिए, इसका नाम भी मैं लिख लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। X, एक मिनट, ये P है, ये Q है, ये X है। ये X हो गया और ये क्या हो गया? Y। ये पॉइंट रख लिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन फाइनली हमें क्या फाइंड करना है? फाइनली हमें A और B के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। P और Q, ये मैंने Q बनाया, ये मैंने P बनाया। P और Q के बीच अगर हम एक कैपेसिटर देखें तो वो है C3। ये आ गया C3। अब देखिए P और X के बीच कौन है? ये बनाया मैंने पॉइंट X। P और X के बीच कौन है? C2। ध्यान से देखिएगा, डिजाइन चेंज कर रहा हूं। P और X के बीच कौन है? C2। A और X के बीच कौन है? दिस इज C1। अब X और P के बीच देखिए, X और P के बीच, भाई X और Q के बीच, मैं शायद गलत बोल गया, X और Q के बीच कौन सा है आपके पास? C6 है। X और P के बीच क्या है? C2 है। अब आप यहां पे आइए, Q और Y के बीच क्या है? C4 है। Y और P के बीच कौन है? C7 है। Y और B के बीच कौन है? C5। अब आप फिर से देखिए, इस सर्किट नंबर 1 और सर्किट नंबर 2 में कोई भी चेंज नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और केवल वायर सीधा लगा हो या बेंड करके लगा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
P ये पॉइंट P, Q ये पॉइंट Q, PQ के बीच C3, देख लीजिए आप C3 है। P और X के बीच, P और X के बीच C2 है। X और A के बीच C1 है। अब Q की तरफ आइए, Q और X के बीच कौन है? C6 है। Q और X के बीच, Q और X के बीच C6 है। Q और Y के बीच कौन है? Q और Y के बीच ये C4 है, ये आ गया। Y और B के बीच कौन है? C5। इस तरीके से सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे, और ये अगर आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आ चुका है और आने की अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप यहां से इसको बनाएंगे। नेमिंग, नामकरण संस्कार आप अपने हिसाब से कर लिए, जो आपको ABCD नाम रख लिए कैपेसिटर्स का, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको सुटेबल लगे वो आप करिए। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस सर्किट से इस सर्किट में इलेक्ट्रिकली कैसे हम चेंज करें, जो हमें सही दिखाई दे कि कैसा ये आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम सर्किट का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट जो होगा या सिंपलेस्ट पार्ट जो है वो हम यहां पर सॉल्व करेंगे, वो है X और Y के बीच का। X और Y के बीच में थोड़ा सा चेक करिएगा, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है? ऊपर वाले हिस्से को हटा रहा हूं मैं। क्योंकि जो सॉल्व करना है। अब आप देखिए, थोड़ा चेक करिए, क्या ये व्हीटस्टोन फॉर्म हो रहा है? इसके लिए आपको C6/C4 का रेशियो निकालिए। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कशन स्टूडेंट्स, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लेक्चर को, तो मैं लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसे आप देख सकते हैं ताकि ये कंटिन्यूटी में सवाल समझ में आएगा। ये 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। C6 ये अपॉन ये कितना आया भाई? सबकी वैल्यू कितनी है? C/C कितना आया? 1। C2/C7, C2/C7 करेंगे तो आपके पास आया C/C is equal to 1, implies that C6/C4, C2/C7 जो कि रेशियो 1 आ रहा है। आप एक लाइन लिखेंगे। अब सर्किट, कौन सा सर्किट? पूरा नहीं, सर्किट XQ YPX is in the form of balanced Wheatstone bridge, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है? एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इससे क्या होगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 बिकम्स 0। मतलब C3 पर पोटेंशियल डिफरेंस ही डेवलप नहीं होगा जब आप बैटरी लगाएंगे। तो फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा तो ये C3 चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, और आप क्या कर रहे हो? सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस, मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, और ये स्टोर कर नहीं सकता। तो फिजिकली तो लगा हुआ है लेकिन हमारे मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। अब आगे लिख सकते हो, सो इट विल बी इनइफेक्टिव, यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप पूरी लैंग्वेज, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहां पर लिख सकते हो, सो इट विल बी इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव है तो फिर
ये C6 एंड C4 सीधे सीधे सीरीज में हो जाएंगे। दिमाग में आएगा, सबने कहा था ब्रांच बीच से नहीं आउट होनी चाहिए। भाई ब्रांच आउट होने वाली इफेक्टिव ब्रांच होना चाहिए, यानी चार्ज फ्लो हो जाए, नॉन इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये इफेक्टिव ब्रांच नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को सीरीज में मान सकते हैं। ऐसी तरीके से C2 और C7 भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम। implies that C6 and C7 are in series। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, मैं इक्विवेलेंट को C डैश लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा है दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्ट लिख दो मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, यानी C इंटू C अपॉन C प्लस C, इट बिकम्स C/2। C डैश कितना आ गया आपके पास, C/2। अब C2 एंड C6, भाई यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग बोलते, C6 एंड C4 है, इसे C4 कर लीजिएगा। C6 और क्या है, C4। अब C2 और C7 का में C2 and C7 are in series। C2 and C7 are in series। C2 और C7 का में है सीरीज में। वही बात, ब्रांच इफेक्टिव नहीं है। पहले शायद हो सकता हो वीडियो में मैं C2 एक रनिंग में, C7 बोल रहा हूं। इस ब्रांच में C6 एंड C4 सीरीज में, और इस ब्रांच में C2 और C7 क्या है, सीरीज में है। C2 एंड C7 आर इन सीरीज। इसका इक्विवेलेंट C डबल डैश कर लिए, भाई कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, और वो आपकी जो इच्छा हो वो रख लीजिएगा। C डबल डैश, इट बिकम्स C/2। अब ये तो है नहीं, इनइफेक्टिव है, लगा है तो, नहीं लगा है तो। इसका इक्विवेलेंट कितना आया, C/2। ये कितना आया, C/2, और ये क्या हुए एक दूसरे के पैरेलल में। तो आगे बढ़ेंगे हम। C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। पैरेलल में फार्मूला क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहो तो C ट्रिपल डैश कर लो, C डैश प्लस C डबल डैश, C/2 प्लस C/2, इट बिकम्स C ट्रिपल डैश आ गया। यानी कि यहां तक हम पहुंच गए कि X और Y के बीच, A और B के बीच नहीं बोल रहा हूं, X और Y के बीच इक्विवेलेंट कितना है, C। तो इस सर्किट को हम फिर एक सिंपल फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखिएगा, ये A है, ये पहला था इसका C1, और X और Y के बीच कितना आया, X दिखा दिया, चाहे दिखाना चाहें या नहीं वो आपकी मर्जी है। X दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए। ये जो X और Y के बीच आया वो C ट्रिपल डैश है, और Y और B के बीच जो आया उसका नाम क्या है, देख लिए बोर्ड पर क्या है भाई, बोर्ड पर नाम है C5। ये इतने हिस्से का इक्विवेलेंट है C ट्रिपल डैश, ये अपनी जगह, C5 अपनी जगह। अब कोई दिक्कत नहीं है इसे सॉल्व करने की। अब लास्ट क्या होगा, लास्ट आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों क्या में है, सीरीज में है। C1, C ट्रिपल डैश एंड C5 आर इन सीरीज। तो 1/C इक्विवेलेंट लास्ट निकाल रहे हो तो से CEQ अच्छा लगेगा, EQ से इक्विवेलेंट। बाकी आप देख लीजिएगा कैसा अच्छा लगेगा, लास्ट है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना नहीं है। तो हमने C इक्विवेलेंट लिखा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1
प्लस 1/c ट्रिपल डैश प्लस 1/c5, ये आ गया। अब इसमें कितने हैं अगले स्टेप में लिख सकते हो आप। अगले स्टेप में कितने आएंगे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आएगा c/3। ये रहा आंसर। मैं बोर्ड के बहुत पास में रह के पढ़ाना पड़ता है कि आपके यहाँ पर सही दिखाई दे। तो हो सकता है एक बार मैं नंबर गलत बोल गया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी सवाल को मैंने सॉल्व किया यहाँ पर और c इक्विवेलेंट आया c/3। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 3 मार्क्स में सॉलिड क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत सिंसियरली देखिए और कॉपी में करिए। मैं आपको 3 मार्क्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं उस पर डिस्कस करूँगा। और अगर ये आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी और अगर समझ में आया तो ज़रूर लाइक करिएगा बच्चों, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जल्दी ही।